नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो एज पर न्यू पैटर्न ही डिस्कस किए जा रहे हैं। इसमें एचपीआरसी के प्रीवियस जो पेपर अभी तक ऑनलाइन हो चुके हैं उनको भी हम एनालाइज कर रहे हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, चाहे आप तैयारी एचपीआरसी के लिए कर रहे हैं या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, in which year was the Himachal Pradesh Scheduled Tribe and other traditional forest dweller यानी कि Recognitions of the Forest Right Act enacted। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। आप कहेंगे कि यार ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते एग्जाम में, तो मैं बता दूं आपको कि ये एचपीआरसी के द्वारा टीजीटी ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछा गया है, टीजीटी आर्ट्स में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो हिमाचल प्रदेश का शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट था, ये 2006 में जो था वो एनेक्ट हुआ था, अधिनियमित जो था वो हुआ था। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाता कि ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू जो था वो 31 दिसंबर 2007 को जो था वो हुआ था। लागू ये 2007 में होता है, परंतु अधिनियमित इसको 2006 में कर दिया गया था। ये कानून इसको मुख्य रूप से लाया क्यों गया था, ताकि जो पारंपरिक वन रहने वाले यहाँ के लोग हैं, उनके जो भूमि के अधिकार हैं, सामुदायिक वन संसाधन जो हैं, उनको जो है वो कानूनी हक जो है वो दिया जा सके, इसलिए जो था ये लाया गया था। यानी कि राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से इस तरह का एक्ट जो था वो लाया गया था। अगर आप 2006 की ही बात करेंगे कि 2006 में कुछ और भी क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, तो 2006 में आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन जो था वो स्थापित किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई, वो 2006 में जो था वो की गई थी। तो वो भी एक ध्यान रहेगा आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 हाउ मच डिड द सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट टू द जीएसडीपी इन 1950-51। तो बोलते हैं कि 2024-25 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बताना है आपने जीएसडीपी में, वो भी कब, 1950-51 में। तो आप ये 1950-51 का डाटा भी जो है वो रेलिवेंट है। हमने एक ऐसा क्वेश्चन देखा था जो टीजीटी आर्ट्स में पूछा गया था, वहाँ पर पूछा गया था कि 1950-51 में जो है वो एग्रीकल्चर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर हो जाएंगे। अगर हम बात 1950-51 की जो है वो कर रहे हैं, तो 1950-51 में आपने ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी सेक्टर था उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो था 7.41%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम प्राइमरी और टर्सरी सेक्टर की बाद में बात करते हैं, पहले सेकेंडरी सेक्टर की ही कंप्लीटली बात कर लेते हैं। ये जो 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे आया, इसी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 2023-24 में है वो कितना है, 2023-24 में जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 39.98% है। ये भी आपने ध्यान रखना है, कितना है, 39.98% है। अब हम प्राइमरी सेक्टर की बात भी करते हैं, सेकेंडरी की भी और टर्सरी की भी। सबसे पहले बात की जाएगी 1950-51 से। तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था, प्राइमरी सेक्टर जिसमें मुख्य रूप से एग्रीकल्चर आता है, उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो था 70.37%। ये था 1950-51 में। और अभी हम 2023-24 का जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसका कंट्रीब्यूशन घट कर जो है वो 14.74% जो है वो हो गया है। ठीक है जी, एक ये ध्यान रखना है। दूसरा, आपने सेकेंडरी सेक्टर का तो जान ही लिया, टर्सरी सेक्टर जानिए। 1950-51 में टर्सरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो था 22.22%, 22.22% जो है ये जो है वो टर्सरी सेक्टर का जो है वो कंट्रीब्यूशन था 1950-51 में। और अगर अभी आप देखेंगे, अभी मतलब 2023-24 का जो लेटेस्ट डाटा अभी तक अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो 45.28% जो है इस सेक्टर का जो है वो कंट्रीब्यूशन है टर्सरी सेक्टर का। अब ये ध्यान रखना आप कि अभी तक हमारे पास जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 2024-25 का ही इकोनॉमिक सर्वे है, परंतु जल्दी ही 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे भी आ जाएगा। तो लेटेस्ट डाटा जो है वो आपके पास कुछ और भी हो सकता है, और ही होगा। लेटेस्ट डाटा आएगा वो और ही होगा, परंतु अभी जिनका जेबीटी पटवारी का एग्जाम है उनके लिए ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट हैड इनिशिएटेड अ कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉर वेस्टर्न ट्रैगोपैन अंडर द अप्रूवल ऑफ विच ड्यूरिंग 2023-24। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 2003-4 के दौरान किसकी स्वीकृति के तहत वेस्टर्न ट्रैगोपैन के लिए एक संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम स्टार्ट किया था। तो देखिए 2003-4 की बात है। वेस्टर्न ट्रैगोपैन के लिए जो है वो एक अलग से उसके संरक्षण के लिए अलग से एक प्रजनन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के तहत। केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए वेस्टर्न ट्रैगोपैन की बात हो रही है तो ध्यान रखना है कि इसको जुज्जू राणा भी बोला जाता है, किंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का राजा इसको बोला जाता है। IUCN की ये लिस्ट में आता है, IUCN की ये वल्नरेबल कैटेगरी में जो है वो आता है। ये ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी में ये जो है वो आता है, वल्नरेबल कैटेगरी में जो है ये आता है। और वल्नरेबल ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज में जो है ये आता है। ये ध्यान रखना है कि रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज में भी जो है ये आता है। अब हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न ट्रैगोपैन की जब बात की जा रही है तो ध्यान रखना है कि हिमाचल का ये स्टेट बर्ड भी है। 2007 में इसको जो था वो स्टेट बर्ड बनाया गया था। 2007 से पहले मोनाल हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड जो था वो हुआ करता था। और हिमाचल के स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो वो भी स्नो लेपर्ड को बनाया गया था 2007 में। 2007 से पहले मस्क डियर जो है वो हिमाचल का जो है वो स्टेट एनिमल जो था वो हुआ करता था। तो स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, ये ध्यान रखना है। हम स्नो लेपर्ड की भी बात कर लेते हैं कि स्नो लेपर्ड भी जो है वो IUCN की लिस्ट में है। तो स्नो लेपर्ड कौन सी लिस्ट में जो है ये आता है, तो स्नो लेपर्ड का भी आपने ध्यान रखना है कि स्नो लेपर्ड जो है वो IUCN की लिस्ट में आता है और ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में ही जो है वो आता है, वल्नरेबल लिस्ट में ही जो है वो आता है। स्नो लेपर्ड का आपने ध्यान रखना है कि स्नो लेपर्ड को पैंथेरा यूनिसा भी जो है वो बोलते हैं। स्नो लेपर्ड का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो सकता है आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाए कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको ये पैंथेरा यूनिसिया कर भी जो है वो बोलते हैं। ये पैंथेरा यूनिसिया इसको क्यों बोलते हैं, क्या है ये इसका जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो आता है। तो साइंटिफिक नेम इसका पता चल गया आपको, इतना यहाँ से ध्यान रखेंगे। कुछ और योजनाएं यहाँ से नोट करवा देता हूँ, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में पूछ ली जाए। जैसे कि एक सांजीवन योजना जो था वो स्टार्ट हुई थी। ये सांजीवन योजना जो था वो कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी, तो ये 1998, 1999 में जो था वो स्टार्ट हुई थी। एक सांझा वन संजीवनी योजना लॉन्च हुई थी, तो ये सांझा वन संजीवनी वन योजना जो था वो 2009-10 में जो था वो लॉन्च हुई थी। तो इस योजना का भी आपने ध्यान रखना है कि कब ये लॉन्च जो था वो हुई थी। और इस तरह से जो है वो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये एक्सपेक्टेड हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश बाय एरिया। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का इन टर्म ऑफ एरिया सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है। देखिए हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट जब भी हमने पढ़े हैं तो हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो हमने ये पढ़ा है कि लाहौल स्पीति इन टर्म ऑफ एरिया जो है वो सबसे बड़ा जिला जो है वो आता है, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि लाहौल स्पीति ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल के 12 जिले हैं, तो 12 जिलों का क्षेत्रफल जो है वो कितना आता है। अगर वो पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर कांगड़ा दिया गया है, कांगड़ा के एरिया की बात करते हैं तो 5739 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया आता है। मंडी यहाँ पर दिया गया है, मंडी की अगर हम बात करते हैं तो 3950 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया आता है। चंबा यहाँ पर दिया गया है, चंबा के एरिया की अगर हम बात करते हैं तो 6522 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। सिरमौर यहाँ पर दिया गया है, सिरमौर का एरिया जो है वो 2825 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि चंबा जो है वो इनमें से सबसे बड़ा जिला हिमाचल का आता है, परंतु इतना एनफ नहीं है, आपको हर एक ज़िले का एरिया जो है वो ध्यान रखना है। हम बात करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। शिमला का जो एरिया है वो कितना आता है, वो 5131 जो है वो आता है। दूसरा हमने कांगड़ा की बात यहाँ पर कर ली। हम लाहौल स्पीति सबसे बड़ा जिला है उसकी बात करते हैं। लाहौल स्पीति का जो एरिया आता है वो 13,841 स्क्वायर किलोमीटर आता है, 13,841 स्क्वायर किलोमीटर आता है। हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, बिलासपुर का जो एरिया आता है वो 1167 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। वैसे ही हम बात करते हैं यहाँ पर ऊना डिस्ट्रिक्ट की, ऊना का जो एरिया आता है वो 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। हम बात यहाँ पर जो है वो करते हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की, जो इन टर्म ऑफ एरिया सबसे छोटा जिला जो है वो हिमाचल का आता है। हमीरपुर का जो एरिया आता है वो 1118 स्क्वायर
स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है, 1118 स्क्वायर किलोमीटर आता है, और ये पूरे हिमाचल के एरिया का 2.01% जो है वो कवर करता है। हमीरपुर के बाद हम बात किन्नौर की जो है वो करते हैं। किन्नौर का जो एरिया आता है वो कितना आता है, वो 6401 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। किन्नौर के बाद हम जो है वो कुल्लू की बात कर लेते हैं कि कुल्लू का एरिया जो है वो कितना आता है। तो कुल्लू का एरिया 5503 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। कुल्लू के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, और सोलन डिस्ट्रिक्ट एक हमारे पास रह गया है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है वो कितना है, सिरमौर का एरिया यहाँ पर 2825 स्क्वायर किलोमीटर, हमने पढ़ भी लिया था। सोलन डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सोलन का एरिया 1936 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये 12 जिले हो गए, 12 जिलों का एरिया भी जो है वो यहाँ पर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के JBT एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, इन एग्जाम के लिए समय बहुत कम रह गया है। अगर आप इनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीट से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट कर कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से जो है वो आप खुद को जो है वो एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। और दूसरा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम निकला हुआ है। अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट शीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उसको भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो टेस्ट शीट्स ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट बॉक्स में भी लिंक जो है वो दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बोलते हैं विच इरिगेशन प्रोग्राम रिसीव्ड अ बजट प्रोविजन ऑफ ₹8 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, पॉन्ड्स एंड कम्युनिटी बेस्ड वाटर सेविंग सिस्टम फॉर फार्मर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं फार्मर्स के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक सिंचाई कार्यक्रम जो है वो चलाया गया है। अब बोलते हैं कि ये जो सिंचाई कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए चलाया गया है, इसमें बांध, तालाब और समुदाय आधारित जल बचत प्रणालियों के ऊपर जो है वो फोकस किया गया है। इसमें बजट का प्रोविज़न रखा गया है 8 करोड़ रुपया। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम जो है वो क्या रखा गया है, जल से कृषि को बल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। जब बजट आया था तो हमने ये जल से कृषि को बल पढ़ा भी था कि जल से कृषि को बल एक नया इनिशिएटिव सरकार के द्वारा जो है वो चलाया गया है, और ये हमने इकोनॉमिक सर्वे में भी जो है वो पढ़ा हुआ है। इसमें बोलते हैं फार्मर्स को जो है वो यूटिलाइज पानी जो है वो अच्छे से इरिगेशन के लिए किया जाए, तो अलग अलग तरह के प्रोविज़न इसमें जो है वो किए गए हैं। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में एक प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना भी चलाई गई है। ये जो ऐसे लिखते हैं, इसको मैं बता भी देता हूँ, इसको लिखते कैसे हैं एग्जैक्टली। इसको लिखते हैं प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, इस तरह से चलाई गई है, और आगे इसको जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग के तहत ये चलाई गई है। इसमें कितना बजट प्रोविज़न रखा गया है, तो इसमें 15 करोड़ रुपए का बजट प्रोविज़न रखा गया है 2024-25 के लिए। एक ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। और यहाँ पर जब बात एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों की हो रही है तो फ्लो इरिगेशन स्कीम भी हिमाचल प्रदेश में जो है वो चलाई गई है। ये जो फ्लो इरिगेशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में चलाई गई है, इस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है यहाँ पर कि हम जो है वो जो बोरवेल्स आप बनाते हैं और भी इस तरह की चीज़ें आप बनाते हैं तो उनके ऊपर सब्सिडी आपको देगी। तो इसमें जो है वो 50% सब्सिडी बोरवेल्स के ऊपर जो है वो दी जाती है। कौन सी योजना है ये योजना है फ्लो इरिगेशन स्कीम। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। यहाँ पर लिखूँ फ्लो इरिगेशन स्कीम, ठीक है जी। फ्लो इरिगेशन स्कीम है। इसका प्रोविज़न कितना है, इसका प्रोविज़न भी जो है वो 8 करोड़ रुपए का ही जो है वो है। ये आप नोट करें, इसका प्रोविज़न भी 8 करोड़ रुपए का ही है। और इस तरह से ही जो है ये योजनाएं आपने बेसिकली याद रखनी है कि कौन कौन सी 2-3 योजनाएं मैंने इरिगेशन से रिलेटेड बताई है आपको। और बोरवेल्स के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, तो 50% सब्सिडी जो है वो सरकार के द्वारा जो है वो दी जाती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फैक्टर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट decisively to the cultural importance of धर्मशाला एज अ मेजर पिलग्रिमेज सेंटर इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एक प्रमुख
तीर्थ केंद्र के रूप में धर्मशाला के सांस्कृतिक महत्व में किस कारक ने सबसे निर्णायक योगदान दिया है। अब धर्मशाला को जो है वो मुख्य रूप से पिलग्रिमेज सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि दलाई लामा यहाँ पर रहते हैं। द दलाई लामा सेटल्ड हेयर आफ्टर हिज एग्जाइल फ्रॉम तिब्बत। जब तिब्बत से वो यहाँ पर आ गए थे तो यहीं पर वो सेटल हुए थे, यहीं पर रहना उन्होंने जो था वो स्टार्ट किया था। ठीक है जी। दलाई लामा का एक क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे भी, गिरिराज पत्रिका में उनको एक अवार्ड दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। गिरिराज पत्रिका का जो फरवरी महीने का पहला पार्ट आएगा। ठीक है जी। गिरिराज पत्रिका में हम हिमाचल के लगभग सारे ही करंट अफेयर कवर जो है वो कर लेते हैं। तो धर्मशाला की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई कि धर्मशाला को क्यों जाना जाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है ना, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अलग अलग सेशंस होते हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा वैसे तो शिमला से चलती है, परंतु धर्मशाला में भी विधानसभा है, तो एक सेशन साल का धर्मशाला में भी जो है वो होता है, वो ध्यान रखें। बाकी तीब्तिन सरकार की बात करते हैं अगर हम, तो तीब्तिन सरकार भी जो है वो धर्मशाला के मैक्लोडगंज से जो है वो चलती है। ठीक है, ये कहाँ से चलती है? धर्मशाला के मैक्लोडगंज से ये तीब्तिन सरकार जो है वो चलती है। ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनता है कि कहाँ से ये सरकार जो है वो बेसिकली चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द एरिया अंडर विच क्रॉप हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 यानी कि 400 हेक्टेयर इन 1950-51 टू 3025 हेक्टेयर 3025 हेक्टेयर इन 1960-61 एंड 1,16,240 हेक्टेयर इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो बोलते हैं कि कौन सी फसल है जिसका क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में जो है वो 1950-51 में 400 हेक्टेयर हुआ करता था, फिर ये बढ़ गया 1960-51 में 3025 हेक्टेयर हो गया, और अभी 2023-24 में ये 1,16,240 हेक्टेयर जो है वो आता है। तो ये कौन सी फसल जो है वो आती है? देखिए हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं, परंतु ऐसी फसल जिसका ऐसा स्टेटस है वो है एप्पल। इसका एप्पल जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। एप्पल आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर हम एप्पल की बात करते हैं तो जितनी भी फ्रूट क्रॉप यहाँ पर होती हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये फसल जो है वो है। ये जो है वो 49.06% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है टोटल एरिया में। टोटल एरिया जो फ्रूट क्रॉप का आता है उसमें ये 49.06% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, और 79.51% जो है ये टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, 79.51% जो है ये टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में करती है। फ्रूट एरिया में ये कितना करती है? वो 49 करती है। फ्रूट प्रोडक्शन में कितना करती है? फ्रूट प्रोडक्शन में वो 79.51 जो है वो % करती है। इसका एरिया पहले 400 हेक्टेयर हुआ करता था 1950-51 में। इंडिविजुअली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एप्पल का जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन हुआ करता था 1950-51 में, तो आपने ध्यान रखना है 400 हेक्टेयर। और ये भी पूछा जा सकता है कि 1960-51 में कितना होता था, तो वो 3025 होता था, और 2023-24 का भी पूछा जा सकता है कि वो कितना होता था, तो वो 1,16,240 हेक्टेयर जो था वो होता था। ठीक है जी, तो ये फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में आपको पता चल गया। एप्पल इंपॉर्टेंट क्रॉप है फ्रूट प्रोडक्शन में, वो भी आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं इन विच ईयर वॉज द हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट ओरिजिनली एनेक्टेड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में ये हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है एक, ये हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2006 में जो है वो एनेक्ट किया गया था। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2006 में इसको एनेक्ट किया गया था, ये तो आप ध्यान रख ही लेंगे। परंतु कुछ और बातें भी आपको जो है वो ध्यान रखनी है। क्या क्या बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है? ये जो हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है ना, ये 2006 में तो एनेक्ट हुआ, चलो ठीक बात है कि ये 2006 में जो है वो एनेक्ट हुआ। यहाँ पर देखिए ये जो एक्ट है ना ये 2006 में एनेक्ट हुआ, परंतु इसको जो पास किया गया था एग्जैक्टली वो दिसंबर 19 2006 में पास किया गया था। इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि प्रोहिबिट किया जाए, यानी कि रोक लगाई जाए जो रिलीजन कन्वर्जन जो होता है, फोर्सफुली होता है या फिर जैसे भी होता है, जो धर्म परिवर्तन होता है उसके ऊपर रोक लगाने के लिए ये लाया गया था। और बोलते हैं इसमें जो है वो ज़्यादा अपडेट्स जो ऐड की गई वो 2019 में जो था वो ऐड की गई थी। 2019 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था 2006 के एक्ट को, ये भी ध्यान रखना है आपने। फिलहाल हमारे पास जो ऑप्शंस थी उसके अकॉर्डिंग ये जो हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट था ये 2006 में ही एनेक्ट हुआ। विधानसभा से इसको कब पास किया गया था? तो वो एग्जैक्टली दिसंबर 19 2006 को जो था वो पास किया गया था। तो ये डाटा आपने नोट कर लेना है, यहाँ से
क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द हिमाचल प्रदेश स्टेट आर्काइव्स वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन। तो हिमाचल प्रदेश राज्य अभिलेखागार का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश स्टेट आर्काइव्स का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था 1986 में। 1986 में भी कब किया गया था? अप्रैल 19 को किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कई बार एचपीआर से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार ईयर वाइज भी पूछता है, तो जैसे भी पूछा जाए आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हम बात यहाँ पर कर लेते हैं, ये तो हमने जान लिया कि हिमाचल प्रदेश स्टेट आर्काइव्स जो है वो कब इनॉग्रेट किया गया। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि अप्रैल महीने में क्या कोई इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो अगर मनाया जाता है तो किस डे को जो है वो मनाया जाता है? तो अप्रैल महीने में जो है हम एक इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं। एक तो हम 19 अप्रैल की ही सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो 19 अप्रैल को जो है हम मनाते हैं मुख्य रूप से वर्ल्ड लीवर डे जो है वो मनाते हैं। कौन सा डे मनाते हैं? लीवर डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है 19 अप्रैल को। परंतु 19 अप्रैल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाते हैं? तो 18 अप्रैल को जो है हम वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना आप, ये वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये जो है वो मनाया जाता है कब? वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो 18 अप्रैल को जो है वो मनाया जाता है। तो 18 अप्रैल इंपॉर्टेंट डे हो गया। आगे बोलते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट आर्काइव्स वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन अप्रैल 1986 बाय दी देन चीफ मिनिस्टर राजा वीरभद्र सिंह। तो वीरभद्र सिंह उस टाइम जो था वो मुख्यमंत्री होते थे, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश टू रिजाइन आफ्टर लूजिंग अ मेजॉरिटी इन असेंबली। तो बोलते हैं कि विधानसभा में बहुमत खोने के बाद इस्तीफा देने वाले हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बहुमत खो दिया गया था और इस्तीफा भी अपना दे दिया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा असेंबली में। तो वो थे ठाकुर रामलाल। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या पूरा सिनेरियो हुआ था, क्या घटना घटी थी, वो जानते हैं। अब देखिए ना, वैसे तो हम ठाकुर रामलाल के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो पहले तो यशवंत सिंह परमार मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर ठाकुर रामलाल जो है वो मुख्यमंत्री बने। लगभग 2 बार हिमाचल के ये मुख्यमंत्री जो है वो रहे। परंतु इनका जो कार्यकाल रहा वो किस तरह से रहा उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो जानते हैं, और किस तरह से ये जो है वो इनको जो रिज़ाइन देना पड़ा था वो किस तरह से सिनेरियो जो था वो घटित हुआ था। देखिए, होता ऐसा है कि 1977 में जो है वो ठाकुर जो वाई.एस. परमार मुख्यमंत्री थे वो जो है वो रिज़ाइन कर देते हैं। रिज़ाइन जब वो कर देते हैं तो उसके बाद मुख्यमंत्री किसी को तो बनाना था, तो उस दौरान जो है वो ठाकुर रामलाल पहली बार मुख्यमंत्री जो है वो बनते हैं। फिर 1977 में फिर से चुनाव होते हैं और उस टाइम शांता कुमार जी की सरकार जो है वो बन जाती है। परंतु शांता कुमार जी की सरकार जो बनी थी ना वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई थी। 1980 में थोड़ा सा विधायकों को जोड़ तोड़ कर जो है वो शांता कुमार जी की सरकार जो बनी थी वो ज़्यादा टाइम तक रही नहीं और ये जो है वो हट जाते हैं। और उसके बाद फिर से जो है वो इलेक्शन जब होते हैं तो ठाकुर रामलाल ही चुनकर जो है वो आते हैं। अब ठाकुर रामलाल चुनकर यहाँ पर जो है वो आते हैं। 68 विधानसभा की सीटें थी टोटल, 31 सीटें कांग्रेस के द्वारा जो है वो जीती गई 1982 में, और उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीटें जो था वो जीती थी। निर्दलीय जो विधायक थे वो 6 थे और कांग्रेस ने जो है वो गठजोड़ कर सरकार जो है वो बना ली। परंतु ठाकुर रामलाल मुख्यमंत्री तो बन गए परंतु ये ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाए। ठाकुर रामलाल जो है वो मुख्यमंत्री बने थे, इनको रिज़ाइन करना पड़ा, रिज़ाइन इनको यहाँ से करना पड़ा और इसके बाद जो मुख्यमंत्री बनते हैं, इनके रिज़ाइन करने के बाद वो वीरभद्र सिंह जो है वो बनते हैं। वीरभद्र सिंह जो है वो इनको जो है वो मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठाकुर रामलाल ने रिज़ाइन कर दिया था तो इनको भी जो है वो निराश नहीं किया गया आलाकमान के द्वारा, इनको जो है वो आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। तो ध्यान रखना कि हिमाचल का इकलौता मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश का गवर्नर रह चुका हो वो है ठाकुर रामलाल। ठीक है जी, तो ये इस तरह से रिज़ाइन किया था। मतलब शांता कुमार की सरकार भी इससे पहले जो है वो गिरी थी, परंतु यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से ठाकुर रामलाल ही सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आसान क्वेश्चन, ये HPRC के द्वारा पूछे गए थे तो मैंने सोचा रिवाइज करवा दूं आपको। बोलते हैं कि किस प्रदेश का क्षेत्रफल बोलते हैं 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी सीमाएं उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में तिब्बत से लगती हैं।
आप एरिया देखकर ही बोल देते ये तो अपना हिमाचल है। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन टीजीटी में पूछा गया था। ट्राउट फिश जो है वो बोलते हैं ये ट्राउट फिश की जो फार्मिंग होती है वो मुख्य रूप से किन नदियों के ऊपर की जाती है, तो ये भी आप बोल देते हैं कि सतलुज ब्यास में की जाती है। ट्राउट और ठंडे पानी की मछली बेसिकली है। एक में तो ये पूछ लिया गया था कि हिमाचल का एरिया कितना है, तो वो भी आप बोल देते हैं 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। ये कुछ आसान क्वेश्चन थे एचपीआरसी के द्वारा जो ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं, परंतु मैंने टफ वाले क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस यहाँ पर करवाए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर वाज द हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट इम्प्लीमेंटेड, कि हिमाचल प्रदेश में अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। ये क्वेश्चन हमने इससे पिछले एडिशन में पढ़ा था मिशन एलाइड के ही। तो अभी आप कमेंट कर बताएंगे कि ये कब जो है वो लागू किया गया था। अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।